इतिहास जो है वो सब्जेक्ट को समझने के लिए ना छत्रपति शिवाजी महाराज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने रियल लाइफ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से मराठा साम्राज्य था वो भारत के अलग अलग कोनों में पहुंच गया था। जब भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करते हैं तभी आपको एक चीज अंडरस्टैंड होता है कि उनका जो टेक्निक्स था लोगों को समझने में, लोगों को परखने में, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने लाइफ में बहुत कम वॉर किए हैं और उनके पास कुछ इस तरीके के लोग थे जो उनसे इतने प्रेरित हुए थे कि उन्होंने अपनी जी जान लगा दी स्वराज को खड़ा करने के लिए। सो डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, मतलब जब मराठा एम्पायर, पहले मराठा एम्पायर नहीं था, सबसे पहले था मराठी लोग जो मराठी स्पीकिंग लोग थे। पहले के जमाने में लोगों को मराठी स्पीकिंग की वजह से जाना जाते थे। जैसे कि अभी तू हिंदी में बात कर रहा है तो लोग तुम्हें बोलेंगे कि आप हिंदी लोग हैं। अगर जब आप मराठी में बात कर रहे हैं तो लोग आपको कहेंगे कि आप मराठी लोग हैं। सो उनका जो लैंग्वेज रहता था, अभी अपन लोग बात करते कि कोई कन्नड़ा में बात कर रहा है तो अपन क्या बोलते हैं, कन्नड़ी लोग हैं। कोई मलयालम में बात कर रहा है तो अपन क्या बोलते हैं कि वो मलयाली है। वैसे जो मराठी स्पीकिंग लोग थे ना वो थे रियल मराठी पीपल्स। वो हर कोई काम करता था अपना। जो इंडिया जो है वो एग्रो बेस्ड कंट्री है, इसकी वजह से लोग एग्रीकल्चर का काम पहले होता था, खेती करते थे लोग। दैट्स व्हाई मराठी में जो मराठी पीपल थे, जो मराठी स्पीकिंग पीपल थे, वो लोग फाइटर्स नहीं थे, वो वॉरियर्स नहीं थे। वो खेती करते थे, वो फसल उगाते थे, वो कोई मटका बनाता था, कोई लकड़ी का आर्ट करता था, कोई पत्थर में कुछ आर्ट करता था। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग काम करते थे। इस इंडिया पे बहुत सारे लोगों ने, साम्राज्यों ने राज्य किया। उसके पीछे का रीजन ये है कि इंडिया जो है वो अदर कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है। जैसे कि इंडिया कोई सेपरेट कॉन्टिनेंट नहीं है। इंडिया एक एशिया का पार्ट है और एशिया बहुत बड़ा है। तो एशिया को आप लैंड प्रदेश है, मतलब उसको बोलते हैं जमीन जो है वो सारे कंट्रीज को कनेक्टेड है। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया को कनेक्टेड पाकिस्तान है, पाकिस्तान को कनेक्टेड अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को कनेक्टेड इराक है, फिर ईरान है, फिर सऊदी है। ऐसे करते करते आप वेस्ट में जाओगे तो ऐसे लगेगा। अगर आप ईस्ट में जाओगे तो जो इंडिया है, इंडिया को बांग्लादेश कनेक्ट है, बांग्लादेश के बाजू में अदर कंट्रीज है। आप ऊपर साइड में जाओगे तो आपको चाइना कनेक्ट है। इसकी वजह से इंडिया पे बार बार हमले हुए। इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री था, मतलब हमने गाना सुना होगा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो क्यों? क्योंकि इंडिया ना सारी चीजों से समृद्ध है। इंडिया के पास कल्चर है, इंडिया के पास आर्ट है, इंडिया के पास 3 मौसम है। लाइक ये हर कंट्री में नहीं है कि आपको गर्मी होगी, बारिश होगी, उसके बाद सर्दी होगी। ये इंडिया को गॉड गिफ्टेड है। इंडिया में सब कुछ है। आप ऊपर की तरफ जाएंगे आपको बर्फ मिलेगा, आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारी अलग चीजें देखने को मिलेगी। आप वेस्ट में जाएंगे तो आपको गुजरात में कच्छ है, रण है। आप ऊपर साइड में जाएंगे तो आपको डेजर्ट मिलेगा। आप बंगाल की तरफ जाओगे तो आपको पानी वाली जमीन मिलेगी, बड़े बड़े नदियां मिलेंगी। और बीच में जाओगे तो प्लेट्यू है, मध्य प्रदेश और वो सब का जो रीजन है वो प्लेट्यू है। आप महाराष्ट्र में आओगे तो आपको सह्याद्री के माउंटेन रेंजेस मिलेंगे, आपको कोकण की किनारपट्टी मिलेगी। सो इंडिया जो बेसिक लेवल पे आप जाओगे ना तो देखिए अपने पास सारे मेटल्स है, अपने पास शास्त्र है, लाइक अपने पास आयुर्वेदा है। सो इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है, सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, कल्चर के मामले में और बाकी सारी चीजों के मामले में भी इंडिया रिचेस्ट है। इसकी वजह से ना हमेशा जो बाहर के लोग थे उनका इंडिया पे बहुत अच्छा ध्यान था कि अपने को इंडिया को कैप्चर करना, अपने को इंडिया को कैप्चर करना। और इंडिया में बहुत सल्तनतें आई, लाइक उनके बहुत, लाइक मेरे को तो जितना पता है तो 500 का जो टाइम है वहां से, तो तभी इंडिया में लोधी सल्तनत। So the Lodi Sultanate was the highest sultanate. Like वो इतनी बड़ी और विशाल थी कि वो बंगाल की जो खाड़ी है वहां से लेके तख्त तंजावर, काबुल, वहां तक अफगानिस्तान के ऊपर तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। ये जितने भी लोग इंडिया पे वॉर करने आए वो इस्लामिक थे। सो मुझे जितना पता है उतना एट दैट टाइम लाइक 1526 में वहां पे एम्परर था लोधी एम्पायर, which was the biggest empire in the Asian subcontinent। तो उसको चैलेंज करने के लिए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर
who was the ascendant of तैमूर, और तैमूर ascendant था चंगेज खान का, जिसने पूरे एशिया पे राज्य किया था। ऑलमोस्ट पूरा एशिया उसने चंगेज खान ने कैप्चर किया था। और आपने इंटरनेट पे और सब जगह पे देखा रहेगा कि ऑलमोस्ट हर 100 में से 10 स्पीशीज और 20 स्पीशीज तैमूर और चंगेज खान के वंशज है, ऐसे लोग बोलते हैं। आई एग्जैक्टली डोंट नो, पर ऐसा सच्ची में है क्योंकि उसने पूरे एशिया पे कब्जा किया था। और एशिया पे कब्जा करने के बाद में उसने बहुत सारी अलग अलग औरतों के साथ में संबंध रखे थे। इसकी वजह से शायद से उसके वंशज या उसका जो डीएनए है वो बहुत सारे लोगों में आज भी पाया जाता है इन इंडियन और एशियन सब कॉन्टिनेंट। सो जब लोधी साम्राज्य इतना विशाल और बड़ा था, उसको चैलेंज करने के लिए जब भी बाबर इंडिया में घुसा, तो बाबर एट दैट टाइम वहां पे वो साल था 1526 में जब भी बाबर ने एंटर किया इंडिया में, तो वहां पे हुआ इंडिया का फर्स्ट पानीपत। एक्चुअली इंडिया में टोटल 3 पानीपत हुए, द फर्स्ट पानीपत, सेकंड पानीपत एंड थर्ड पानीपत। तो फर्स्ट पानीपत हेल्ड बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उन दोनों के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई हुई और इतने ज्यादा तादाद पे लोग मारे गए। और ये सारे वॉर्स है ना, वो जमीन के लिए होते थे, तख्त के लिए होते थे। क्योंकि जो भी बंदा जिस सल्तनत को हराएगा और जो उस राजगादी पे बैठेगा, जो बादशाही गादी रहती थी, द थ्रोन, तो जो भी थ्रोन पे बैठेगा ना, वो सारा लूट लेगा। मतलब वो उसकी जागीर होगी, वो उसका शासन होगा और उसको जो चाहिए वो उसमें से निकाल लेगा। ऐसा उस टाइम का नियम था, उसी टाइप से लोग जीते थे। तो उन दोनों के बीच में पानीपत हुआ, द फर्स्ट पानीपत, व्हिच वाज अ ह्यूज बैटल। वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए, तलवारें, भाले, घोड़े, लोग कचूमर बन गया सबका। और उसके बाद में मोहम्मद बाबर ने इब्राहिम लोदी की सल्तनत को नेस्तनाबूद किया, उसको पूरा हरा दिया। और तभी वो जाके दिल्ली की जो तख्त था उसके ऊपर बैठ गया। और उसने उसका जो आगे के जो उसके जो पैदाइश थी उसकी, जो औरंगजेब तक है, तो वो पैदाइश उसने उसके आगे कंटिन्यू की। उसने 20 साल तक, जैसे कि 1526 को वो राजगद्दी पे बैठा। और राजगद्दी पे बैठने के बाद उसने सिर्फ 4 साल हुकूमत देखी इंडिया की। और उसके बाद में उसका लड़का, बाबर का लड़का हुमायूं, वो राजगद्दी पे बैठा। उसके बाद राजगद्दी पे उसने बहुत अच्छे से उसकी राजगद्दी जो है वो हैंडल की। और उसके बाद हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर उस गद्दी पे बैठा। जब अकबर बहुत छोटा था, वो टाइम पे दूसरा पानीपत हुआ। और वो दूसरा पानीपत अकबर के बीच में और हेम सिंह विक्रमादित्य करके एक बहुत बड़ा इंडिया का राजा था, उन दोनों के बीच में तो सेकंड पानीपत जो है वो हो गया। और किस्मत से और ताकत से जो अकबर है उसने हेमू को हरा दिया। और उसके बाद जो उनका शासन था वो आगे कंटिन्यू इंडिया पे राज करते हुए स्टार्ट हो गया। मुगलों ने कुछ इस तरीके से अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरीके से फाइन और मजबूत किया था कि उन्होंने कभी किसी को अपने गद्दी से हिलाया नहीं। द मेन गद्दी, जैसे कि आज की घड़ी में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि ऊपर सबसे पहला हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठता है, प्राइम मिनिस्टर के बाद में फिर दूसरे लोग बैठते हैं, उसके नीचे वाले लोग आते हैं, लाइक प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट। ऐसा उसने एक ट्री बनाया था जिसके अंडर में बाकी सब लोग बैठते थे। और उन्होंने हर राज्य का एक सूबेदार, एक सूबा बना दिया था। वो टाइम पे अभी हम लोग के जैसे स्टेट्स है, वो टाइम पे सूबे होते थे। सो दक्खन का सूबा इसको दे दिया, उत्तर का सूबा इसको दे दिया। फिर सूबे के जो अंदर होते थे वो जो है वो सरदार होते थे। फिर उस सरदारों के अंडर में जो है वो वतनदार होते थे, फिर जागीरदार होते थे। ऐसे करके लोगों को डिवाइड करके उन्होंने रखा था। सो उनको क्या करना होता है, अगर आप खानदानी राजा है, जैसे कि राजकुमार है या आप राजा है राजस्थान के कोई प्रदेश के आप जो राजा है, तो आपको क्या करना है कि आपको आपके एरिया का जो है वो टैक्स जमा करना है। उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज आपको आपके पास में रखना है। और जो बाकी का जो परसेंटेज बचता है वो आपको
इनको देना है, आपको जाके मेन बादशाह को ट्रांसफर करना है, तब आप भी सिक्योर, बादशाह भी सिक्योर। ऐसे करके ओवरऑल इंडिया से वो जो है वो पेमेंट्स आते थे, टैक्सेस आते थे, और उन टैक्सेस के बेसिस पे जो राजा का ये था, पावर था, वो कंटिन्यू होते गए। आगे चल के अकबर का लड़का जो हुआ जहांगीर, उसने आगे राजगद्दी संभाली दिल्ली की, और फिर जहांगीर के बाद में शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया, आपको सबको पता होगा, तो वो शाहजहां ने संभाला। और शाहजहां जो थे बहुत फेमस थे उसके ताजमहल और उनके शासन के लिए। सो उसके बाद शाहजहां को 4 लड़के थे, उनको 4 लड़के हुए। उनका पहला लड़का था दारा शिकोह, दूसरा लड़का था औरंगजेब, तीसरा था शाह शुजा और चौथा था मुराद बख्श। तो उनके वो 4 लड़के थे, और दारा शिकोह उस तख्त का, उस थ्रोन का असली वारिस था। पर औरंगजेब को पता था कि अगर दारा शिकोह उस गद्दी पे बैठ जाता है तो मेरा जो है वो मेरी जो इमेज है वो कम हो जाएगी और मेरे को कहीं साइड में धकेल दिया जाएगा। इसलिए औरंगजेब वाज वेरी टैलेंटेड, ही वाज अ वेरी फाइन वॉरियर। उसने बहुत टेक्निकल चीजों से अपने आर्मी खड़ी कर दी अलग से, और उसने दारा शिकोह को मार दिया। और उसके बाद में उसने वो जो थ्रोन है दिल्ली की, वो गद्दी, राजगद्दी अपने अंडर में कर ली, और वो राजगद्दी पे विराजमान हो गया। उसके बाद फिर मुगल सल्तनत आगे चलती रही, और फिर एक दिन सूरज उगा और छत्रपति शिवाजी महाराज की एंट्री हो गई, और फिर वहां से मराठा एम्पायर स्टार्ट हो गया, एज वेल एज मुगल एम्पायर। जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक मुगल एम्पायर कंटिन्यू होते गए, और उसके बाद में फिर मुगल एम्पायर फाइनली एंड हो गया आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। इस तरीके से जो मुगल हिस्ट्री है, लाइक 1526 से लेके आगे अप टू 1700 तक ये मुगल हिस्ट्री कंटिन्यू होती गई। एक वंशज, बाबर के सारे वंशज वो 1700 तक या उसके आगे भी चलते रहे। इस तरीके की इंडियन हिस्ट्री बेसिकली अपने को देखनी है।